प्रशांत किशोर जी जब आए थे शुरू में तो लोगों को लगा कि भाई दूसरों के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए करना चाहते हैं। लोग तो परेशान है। ये बात, चुनाव तो मेरे ख्याल से बदलाव का चुनाव है। अब नीतीश जी आए थे, शिक्षा नीति आकर के शिक्षा आयोग बना दिए थे। लोगों की उम्मीद जगी थी कि चलो कुछ होगा काम। वो आयोग की रिपोर्ट आई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं बीजेपी को एक कैटेगरी में रखता हूँ, हिंदुस्तान के तमाम दूसरे पार्टियों को एक अलग कैटेगरी में मैं रखता हूँ। नमस्कार, मैं रजनीश हूँ और बीबीसी हिंदी के साथ आज CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं लेफ्ट पॉलिटिक्स पर। बिहार में चुनाव होने वाला है इस साल के अंत तक ही। तो दीपांकर जी, शुरुआत करते हैं। आप CPI-ML के महासचिव 1998 में विनोद मिश्रा के निधन के बाद बने और 27 साल हो गए तब से आप CPI-ML का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि दूसरों को भी मौका देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी में लगातार नए लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए देखिए कौन जनरल सेक्रेटरी है नहीं है ये बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन लीडरशिप तो मायने रखती है। नहीं, लीडरशिप है, सेंट्रल कमेटी है और सेंट्रल कमेटी में लगातार नए लोग आ रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष मतलब से महासचिव तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप लोगों की आदत पड़ गई है उन पार्टियों को देखते हुए जहाँ कोई एक नेता या एक परिवार हम देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तो ऐसे चलती नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में जो हाँ एक कलेक्टिव लीडरशिप है, कमेटी सिस्टम है, तो आप बेसिकली आपके सेंट्रल कमेटी है और राज्यों में भी राज्य कमेटी है और उसमें आप लगातार देखेंगे कि फ्लो नए आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। समय की बात है और क्या। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, आपके पहले जो महासचिव चारू मजुमदार जी, दूसरे सुब्रत दत्त जी, विनोद मिश्रा जी और फिर आप, तीनों की डेथ हुई तब नेतृत्व परिवर्तन होता है। चारू मजुमदार की डेथ हुई तब बने सुब्रत, डेथ नहीं, हत्या। विनोद मिश्रा के निधन हुआ तो उसके बाद आप बने। मेरे भी डेथ के लिए तब इंतजार कर लीजिए, अब क्या करिए। आपको ऐसा लगता है तब नेतृत्व परिवर्तन होगा? नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा, मैंने ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि आपके यहाँ बहुत ही स्टेटस को है लीडर शीर्ष के नेतृत्व पर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैं तो वही कह रहा हूँ, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप पूरी पार्टी कमेटी को देखिए, उसमें लगातार बहुत नए लोग आ रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन बना उसमें आपको 19 सीटें मिली। 19 में से आपने 12 सीटें जीती। 12 सीट में से आपने एक महिला को टिकट दिया, शशि यादव को। और अभी जो 12 विधायक हैं, मतलब 19 में से एक महिला को टिकट दिया। आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए? हाँ, ज्यादा सीट भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। तो इस बार आप मतलब कोशिश करेंगे कि? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि सीटें भी ज्यादा हो और उसमें महिलाओं को भी हम ज्यादा टिकट दे सकें। एक जो आप लोग की जो राजनीति रही है, जैसे जगन्नाथ सरकार जो थे CPI-ML के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। CPI-ML के जगन्नाथ सरकार, CPI के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने मिनिस्ट्री में एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो बिहार में जो मंडल पॉलिटिक्स चली, मंडल पॉलिटिक्स ने वाम पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मंडल पॉलिटिक्स वाम पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल, इस समाज में कहीं से भी जो सामंती जकड़न है, जो जातीय वर्चस्व है, जो स्टेटस को आप कह रहे थे, आप पार्टी के अंदर स्टेटस को देख रहे हैं, मैं समाज के स्टेटस को की बात कर रहा हूँ, तो उसको जहां से भी कोई धक्का लगे, कोई भी धक्का लगे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, वाम पॉलिटिक्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जो भी मंडल आयोग ने किया है तो उसने एक हद तक तो तोड़ा है उसको, तो निश्चित तौर पर कोई भी कम्युनिस्ट समय लगता है इसका तो स्वागत करेगा। तो सर, आपकी मतलब जब आप लोग का अलायंस हुआ आरजेडी से, तो आरजेडी की जो एक पॉलिटिक्स रही है वो जातीय पहचान की राजनीति उनके केंद्र में रहती है। उनका कहना है कि जातियों के नाम पर शोषण होता है तो हम जातियों को आगे करेंगे और हम पहचान उसी रूप में करेंगे। आप लोग की जो एक पॉलिटिक्स रही है वो रखता है कि नहीं, हम क्लास स्ट्रगल जो है। नहीं, आप क्लास और कास्ट को बहुत अलग करके देख रहे हैं। आप हिंदुस्तान में हैं, हम लोग तो हिंदुस्तान में क्लास और कास्ट को बहुत अलग करके आप देख ही नहीं सकते हैं। कास्ट के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर भी कास्ट है। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आज का जो दौर है, ये दौर कोई क्लास और कास्ट वाली बात नहीं है। संविधान खतरे में है। देश पूरे फांसीवादी एक हमले के दौर से गुजर रहा है और इस दौर में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोगों के वोटिंग राइट बचेगा कि नहीं बचेगा, ये है बड़ा मुद्दा। और ऐसी लड़ाई में निश्चित तौर पर बहुत सारे विचारधारा के लोग तरह तरह के पार्टियों के साथ मिल करके, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक अलग किस्म की पार्टी है। मैं बीजेपी को एक कैटेगरी में रखता हूँ, हिंदुस्तान के तमाम दूसरे पार्टियों को एक अलग
कैटेगरी में मैं रखता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है और उसके पीछे जो आरएसएस है वो बिल्कुल लोकतंत्र के निषेध पर आधारित है। एक आधुनिक भारत की जो पूरी कल्पना है वो बिल्कुल उसके खिलाफ, उसको पीछे धकेलने वाली पार्टी है। तो ऐसी पार्टी से जब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पार्टी, ऐसा विचार तो बहुत दिनों से था, आरएसएस तो 100 साल पुराना है, तो विचारों से लड़ाई एक बात है, लेकिन उस विचार को अगर पावर मिल जाए, सत्ता मिल जाए और सत्ता के बल पर वो विचार अगर वो थोपने लगे, तब तो ऐसे खतरे के लड़ने के लिए तो आपको एक बड़ी ताकत चाहिए। ऐसी बातें तो आप लोग कांग्रेस के लिए भी कहते थे पहले, जब ईएमएस नबुंदरीपाद को खुद नेहरू ने हटाया 1959 में। नहीं, कभी भी कांग्रेस के बारे में वो बात लोगों ने नहीं कहा जो आरएसएस के लिए या बीजेपी के लिए है। ये दोनों में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस पार्टी जो भी हो वो आज़ादी का आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के पूरे धारा के खिलाफ अगर हिंदुस्तान में कोई भी विचार रहा है, कोई धारा रही है, वो बिल्कुल हाँ आरएसएस का विचार और उस धारा रही है, और इसीलिए उसमें कोई तुलना ही नहीं हो सकती। आपको लगता है कि जो जातीय पहचान की राजनीति है वो धार्मिक पहचान की राजनीति के लिए एक मुकम्मल हथियार बन सकती है? नहीं, देखिए, धार्मिक पहचान की कोई राजनीति तो अलग से मुझे नहीं लगता है कि अभी इस समय एक जिसको आप कह लेंगे मतलब कि इसको इस रूप में आपसे पूछो कि सांप्रदायिकता की राजनीति को क्या जाति आधारित राजनीति से हराया जा सकता है? नहीं, सांप्रदायिकता की राजनीति को लोकतांत्रिक राजनीति से हराना, और लोकतांत्रिक राजनीति में जाति का भी सवाल होगा, उसमें जेंडर का भी सवाल होगा, उसमें पर्यावरण का भी सवाल होगा, सारे सवाल उसमें अंदर होंगे। ठीक है, इसीलिए सांप्रदाय आज जो राजनीति है ये महज कोई सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं है। सांप्रदायिकता की राजनीति लोग समझते हैं कि चलो कहीं कोई दंगा फसाद हो गया, कोई एक मुद्दा है, वो अलग बात है। ये महज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, ये हिंदुस्तान को रीडिफाइन करने वाली राजनीति है। इस देश को, देश की पहचान को बदल देना, और देश की पहचान को अगर आप हिंदू राष्ट्र पे बनाना चाहें तो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। उन्होंने उस दौर में कहा था कि अगर ये देश कभी भी हिंदू राज्य बनेगा, इस देश के लिए इससे बड़ी विपत्ति कुछ भी नहीं हो सकती। आपका जो आरजेडी के साथ गठबंधन है, इस गठबंधन के बारे में भी कहा जाता है कि ये एक अवसरवादी गठबंधन है, इसलिए कि 1990 में विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ, तब आप आईपीएफ थे और आपको 7 सीटों पर जीत मिली थी। 1993 में लालू यादव ने आपकी पार्टी को तोड़ा और 3 विधायकों को अपनी तरफ कर लिया, और फिर उसी पार्टी के साथ आप हैं। ये तो हमने आपसे पहले ही कह दिया कि हम तो 1990 में जी नहीं रहे हैं, हम 2025 में जी रहे हैं। तो इसीलिए इतिहास की सारी बातें वो अपनी जगह पर है, उससे आपको सबक लेना है, उससे समझना है। लेकिन आज का जो दौर है ये देश को बचाना, संविधान को बचाना, इसकी लड़ाई है। और इसीलिए हमने कहा, जैसे कांग्रेस से भी एक जमाना में तो आरजेडी कांग्रेस को हटा करके आई, तो तमाम पार्टियां इस समय आप देखेंगे कि वो जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं वो सभी पार्टियां मिलकर के हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसी पार्टी है सत्ता में जो हिंदुस्तान के पूरे बुनियादी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल उसके खिलाफ है, और इसीलिए लड़ना ही पड़ेगा सबको मिल करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए जितने भी विरोधाभास है वो आप स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि वो विरोधाभास बहुत छोटा है, और आज जिसका सामना कर रहे हैं ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। आप देखेंगे अभी SIR आया है, अब पूरे 75 साल में इस तरीके से कभी नहीं हुआ था, जो पूरे देश में इससे पहले कभी आप वोटर बनेंगे इसके लिए आपसे कभी नहीं कहा गया कि आप पहले अपना सिटीजनशिप साबित करो। आज तो 2004 के बाद जो लोग वोटर बने उनसे कहा जा रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, अपने पिता माता का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, पहले साबित करो। तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। तो बीजेपी तो हर रोज ये बता रही है कि बीजेपी क्यों आज भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है। तो इतना बड़ा खतरे से जब लड़ना होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो आपस में, हो सकता है आर्थिक नीति के सवाल पर अलग अलग नीति होगी, हो सकता है भाषा के सवाल पर कुछ अलग अलग समझ होगी, बात होगी। लेकिन संविधान को तो चुनौती आपकी विचारधारा ने भी दी है कई बार। हमें निश्चित रूप हम चाहते हैं कि संविधान में जो अधिकार है वो और उसका विस्तार हो। हम कभी ही नहीं चाहेंगे कि संविधान खत्म हो जाए, हम कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान में जो वोटिंग राइट मिला हुआ तो वोटिंग राइट खत्म हो जाए। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और डीप हो, देश में और व्यापक हो, हर एक को पूरा तमाम अधिकार मिले। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। और कुछ लोग अगर सत्ता में बैठ करके संविधान को खत्म करने पर अगर लगे हुए हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। आपकी पार्टी में पोलित ब्यूरो के 17 मेंबर हैं और 17 में केवल 2 महिलाएं हैं,
तो मतलब आपकी पार्टी में भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत है नहीं? निश्चित कम है और बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। आपकी पार्टी की आलोचना इस लाइन पर भी लोग करते हैं, हालांकि मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं कि आपकी पार्टी के जितने महासचिव बने सब ब्राह्मण थे और आपके जो समर्थक हैं वो दलित हैं। तो आप जो शीर्ष का नेतृत्व है, मतलब मैं विनोद मिश्रा को या फिर सुब्रत दत्त को या फिर चारू मजुमदार को एक जाति से नहीं जोड़कर देखता हूँ। तो मुझे भी मत जोड़िए। लेकिन मैं इस मतलब ये मेरी आलोचना नहीं है, एक बहुत ही पॉपुलर आलोचना है कि आपके यहाँ नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में होता है और झंडा दलित उठाते हैं। हमें तो कोई ब्राह्मण मानेगा ही नहीं। किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए मानते हैं क्या, कोई नहीं मानेगा। ठीक है ना। तो हमें नहीं लगता कि कम्युनिस्ट पार्टी में लोग इस तरह से देखते हैं कुछ भी। लेकिन अब आपको देखना पड़ रहा है। नहीं, देखना नहीं पड़ रहा है। जैसे आप टिकट का बंटवारा करते हैं तो आप देखते हैं ना कि किस जाति का है या नहीं देखते हैं? नहीं, हम तो देखते हैं कि हाँ, निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि हमारे को कहाँ से कौन कार्यकर्ता सबसे स्थापित है, जो जहाँ जिस तरीके की आबादी है वो निश्चित तौर पर देखना ही पड़ता है। मैंने सुना कि आपने अप्रत्यक्ष रूप से ये नीति बिहार में बनाई है कि आप सवर्णों को टिकट नहीं देंगे। नहीं, ऐसी कोई नीति नहीं है, ऐसी कोई नीति नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा, आप अगर सवर्णों को टिकट दीजिए तो आप कहेंगे कि इस पार्टी में दलित का आधार है और टिकट जो है सवर्णों को मिलता है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों को सब कहने का मौका मिले। नहीं, कि पत्रकार के कहने के मौके से आप थोड़ी फैसले लेंगे आप? नहीं, तो बेसिकली जहाँ निश्चित तौर पर जहाँ जो जरूरी है उस हिसाब से हम लोग तय करते हैं। बिहार में आपका पहली बार आपका सांसद 1989 में आरा से बने रामेश्वर प्रसाद। उसके बाद 2024 में आपके सांसद बने राजा राम सिंह और प्लस सुदामा प्रसाद आरा से। ये बहुत लंबा गैप है। इतना आपको लगता है कि ये गैप इतना लंबा, मतलब कमी कहाँ थी? कमी की बात नहीं है। जिस समय हम लोग जीते थे 1,78,000 वोट ला करके जीते हैं, और अभी जो हम लोग जीते हैं सुदामा जी को करीब 5 लाख से ज्यादा वोट लाना पड़ा। तो उतने वोट हमारे पास है नहीं है। जो कोalition का दौर आया है, आज भी शायद कोalition नहीं होता तो हमारे लिए अभी इंडिपेंडेंटली जीतना शायद मुश्किल है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि जो वोट का जिस तरीके से हो रहा है अभी 5 लाख 7 लाख 10 लाख भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू कर दिया है, तो यहाँ तो जिस तरह का ध्रुवीकरण है, बाइपोलर इलेक्शन, तो वहाँ चाहिए एक बड़ा यूनिटी चाहिए। बिल्कुल वो 60% वोट जो बीजेपी के खिलाफ है उसको यूनाइट करना बहुत जरूरी है। मतलब ये तो बात मतलब फैक्चुअल है कि जब भी आप आरजेडी से आपका अलायंस नहीं होता है आप जीत नहीं पाते हैं। तो आरजेडी भी नहीं जीत पाएगा। बात ये है, अलायंस इसीलिए एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। अलायंस तभी बनती है और तभी टिकती है जब अलायंस की जरूरत सबको हो। जो आज जो इंडिया गठबंधन बना है वो समय की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। आज जो बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, माले हम लोगों का तालमेल हुआ है, सबको मालूम है कि माले को अगर मान लीजिए 12 सीट मिली तो निश्चित तौर पर आरजेडी को भी बहुत सारी सीटें मिली है माले की वजह से, तो सबको मालूम है। तो आप मानते हैं कि आपने जो 2 सीटें जीती, काराकाट और आरा, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सीट है। अगर यहाँ पर आरजेडी और आप दोनों अलग लड़ते तो बीजेपी की जीत होती? हो ही सकता है। एक जो तेजस्वी यादव की आलोचना होती है कि वो मैट्रिक पास नहीं है, आप मानते हैं कि मतलब भारतीय लोकतंत्र में कोई मजबूरी नहीं है कि कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? लेकिन आपको हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोई नेता उनकी डिग्री क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी शिक्षा के बारे में सोच क्या है, शिक्षा नीति क्या है, ये हमारे लिए ज्यादा। या क्या पढ़े लिखे भी इम्पोर्टेंट नहीं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके समाज के प्रति सोच क्या है, शिक्षा के प्रति सोच क्या है, दूसरों की शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। अब नीतीश जी आए थे, शिक्षा नीति आकर के शिक्षा आयोग बना दिए थे। लोगों की उम्मीद जगी थी कि चलो कुछ होगा काम। वो आयोग की रिपोर्ट आई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें लोग कह रहे हैं कि क्लोज एंड क्लब, स्कूलों को क्लब कर दो, 3 स्कूल 2 स्कूल मिला करके एक बना दो। हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी नेता खुद अगर स्कूल में ना भी पढ़े हो और उसका अगर किसी को दर्द हो कि भाई हम नहीं पढ़ पाए लेकिन आज के बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो स्कूल खोलने के लिए कोई पॉलिटिक्स करेंगे, हम उनको बेहतर मानेंगे। आप प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी जब आए थे शुरू में तो लोगों को लगा कि भाई दूसरों के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए करना चाहते हैं। तो अभी बहुत बार प्रशांत किशोर की बात समझ में नहीं आई, खासतौर पे जब से मोदी जी को 400 पार कराने लग गए थे, कि मोदी जी को 400 पार कराने में उनकी जितनी ज्यादा दिलचस्पी दिखी, तो उसके बाद से थोड़ा
एक तरीके से प्रशांत किशोर जी को अब देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे आने वाले। लेकिन इंसान खुद को कई बार करेक्ट भी करता है। इंसान कई बार खुद को करेक्ट भी करता है, खुद को सुधारता भी है। अभी पता नहीं, मैं वो तो उनसे देखिए, लोग तो यही सोच रहे थे कि शायद कोई बिहार की पॉलिटिक्स में नई बात करेंगे। अभी जैसे हमने देखा कि वो कोई उनके लोग एटीएम कार्ड बांट रहे हैं, परिवार को 20,000 का लाभ मिलेगा। हमने देखा कि वो लाभ क्या है, लिखा है कि 12,000 हर नौजवान को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम नहीं देख रहे हैं। 2,500 रुपए का महिलाओं को लोन दिया जाएगा। लोन क्या इनकम है, तो बुनियादी बात है। लोन है, वो भी उन्होंने लिख रखा है कि 4% इंटरेस्ट उस लोन पर लिया जाएगा। लेकिन कार्ड बांटा जा रहा है लोगों को कि परिवार लाभ कार्ड, नीचे लोग कह रहे हैं कि एटीएम कार्ड है ये प्रशांत किशोर का। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा और देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जी अभी तो शुरुआत किए हैं, थोड़ा समय बताएगा। आरजेडी के लोग मतलब आपके अलाई पार्टनर वो आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के अभी वो समय बताएगा। अभी नया ऐसा नहीं मानते हैं, अभी नई शुरुआत की है, इसलिए हमको कोई टिप्पणी करने की कोई जल्दबाजी नहीं है उनके बारे में। समय बताएगा बहुत कुछ। कई बार लोग ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति में एक जो स्टेटस को है लंबे समय से, जैसे लालू यादव रहे 1990 से लेकर 2005 तक, मतलब उनके परिवार का शासन, उनकी पार्टी का शासन, उसके बाद से नीतीश कुमार की एक कंटिन्यूटी है। तो आप जो कहा जाता है कि बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है कई बार अतिशयोक्ति में लोग बातें कहते हैं, लेकिन बिहारियों को एक किस्म से यथास्थिति भी पसंद है। मतलब पिछले लंबे समय से दो पार्टियों को सत्ता में, सरकार में, मुख्यमंत्री को यथास्थिति आपको कहाँ दिख रही है? यथास्थिति तो अलग अलग धरातल पर टूट रही है लगातार। और नीतीश जी को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो मैं बात सही है कि नीतीश जी को सामने लोग देख रहे हैं और उनके पीछे कौन है वो नहीं देख रहे हैं, उनके दाएं बाएं कौन है वो नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा ना देखना, मैं तो इसको एकांगी दृष्टि मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी भी जो 2005 में थे, 2025 में वो नीतीश कुमार नहीं है, ये भी देखना चाहिए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई यथास्थिति है पिछले 20 साल में, बल्कि बिहार तो आप कुछ मामलों में पीछे चला गया है। अभी नीतीश जी ने बातें जो की थी, बातें अच्छी थी, सुनने में भी अच्छा लगता था, जरूरत भी थी कुछ विकास हो बिहार में, कुछ सुशासन की बात कर रहे थे। आज तो आपने वो जो देखा होगा सीसीटीवी का फुटेज पारस अस्पताल में, जिस तरीके से वो नौजवान आए और मार के चले गए, उनके अंदर चेहरे में कहीं कोई डर नहीं था। किसी तरह का कोई कानून, किसी तरह का कोई सजा मिल सकती है, कोई डर भी नहीं है। तो इस तरीके के अपराधियों का राज कायम हो गया 20 साल में। और विकास के नाम पर अभी तो हिसाब नहीं मिल रहा है। सीएजी की रिपोर्ट आई है 70,000 करोड़, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। तो बिहार को तो नीतीश जी ने जहां पहुंचा दिया है, लोग तो परेशान है। ये बात, चुनाव तो मेरे ख्याल से बदलाव का चुनाव है। हालांकि ये अभी जो SIR आया है पूरे चुनाव को अस्त व्यस्त कर देने के लिए, मुझे फिर भी उम्मीद है कि चुनाव जब हो लोग वोट डालेंगे और सरकार को बदल देंगे। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? पार्टी तो लड़ती है, आप क्यों नहीं लड़ते हैं? तो ये हमने कहा ना कि पार्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन व्यक्ति को क्या करना है नहीं करना है वो पार्टी। तो आपको कभी मन नहीं किया कि चुनाव लड़ा जाए, मतलब पहुंचा जाए? आप जैसी बातें संसद में भी करें। नहीं, हमें बहुत देखिए बातों पर, अपने भाषणों पर, बहसों पर उतना भरोसा नहीं है। समाज उससे नहीं प्रभावित होता है, उससे नहीं चलता है। बातें अपनी जगह पर है, समाज को बदलना है, शक्ति जो संतुलन है। ये तो शिवसेना के लोग ऐसे बातें करते थे कि राज ठाकरे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाल ठाकरे नहीं लड़ेंगे, बस हमारे लोग लड़ेंगे। तो ठीक है, वो किसी भी पार्टी में कोई लड़ना चाहते हैं लड़े, लड़ना भी अच्छा है, कोई नहीं लड़ना चाहता है वो भी अच्छा है। मेरे ख्याल से हम पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ चुनाव तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो सब मिला जुला करके हम लोग करते हैं, जॉब डिवीजन है उसमें। एक आखिरी सवाल आपसे है, नीतीश कुमार के बाद आप जदयू का भविष्य कुछ देखते हैं? जदयू तो देखिए भी अच्छा है। मेरे ख्याल से हम पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ चुनाव तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो सब मिला जुला करके हम लोग करते हैं, जॉब डिवीजन है उसमें। एक आखिरी सवाल आपसे है, नीतीश कुमार के बाद आप जदयू का भविष्य कुछ देखते हैं? जदयू तो देखिए जिस समय नीतीश कुमार जी, आज तो लोग कह रहे हैं कि बहुत बीमार चल रहे हैं शायद, लेकिन 2 साल पहले ही वहाँ JP नड्डा साहब पटना में आकर के उन्होंने कहा कि ये देश में एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी, और क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त हो रहा है। ये इन्होंने कह दिया।
तो जेडीयू को तो एक तरीके से एक वार्निंग बीजेपी ने ही दे रखा है कि धीरे धीरे जैसे बाकी पार्टियों को हम खत्म कर रहे हैं, आपको भी हम खत्म कर देंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑलरेडी जेडीयू के अंदर पूरे बिल्कुल इसी तरह का माहौल बना दिया गया है, तो वो तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जेडीयू एक समाजवादी धारा से निकली हुई पार्टी है और इसमें अभी भी जो जनाधार है, बहुत सारे लोग रहे हैं जो सामंतवाद से भी लड़ने वाले लोग रहे हैं, तो हम किसी भी पार्टी को इतनी जल्दी खत्म होते हुए तो नहीं मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज वो पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसी हुई एक पार्टी है और आगे समय बताएगा कि उसका क्या भविष्य होगा। कविता कृष्णन को आपने निकाला या खुद उन्होंने पार्टी छोड़ी? नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। आपने निकाला नहीं? नहीं। लेकिन कुछ वजह तो रही होगी। लोगों के विचार बदलते हैं, कोई भी विचार अगर बदल जाए तो आप क्या कर सकते हैं। पार्टी तो वैचारिक सहमति के आधार पर चलती है। अगर कभी आपको अगर लगेगा कि भाई हमारा विचार इतना ही अलग है जो पार्टी में रह करके नहीं संभव है, तो अलग हो जाएंगे लोग।